वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में हम देखेंगे विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। यह है आपका जो पुस्तक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है। लेखक सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। महत्वपूर्ण पुस्तक है। इससे पहले हमने देख लिया था भाषाओं की विशेषताएं और वगैरह चीज़ें देख लिए थे। भाषा के विविध रूप, भाषा के विकास में प्रमुख चरण वगैरह देख लिए थे। आज का शीर्षक है विश्व की भाषाएं व वर्गीकरण। यह नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो है, इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी और हायर एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। हायर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह सभी एग्जाम, यानी कि यह सभी हिंदी साहित्य का इसमें क्या है आपका शुरुआत से पूरा पुस्तक आपको बताया जाएगा, उसका निचोड़ है, तो आपको यह देखना चाहिए। आइए देखते हैं विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या कितनी बताई है? 2796, किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः इसकी संख्या 3000 बताते हैं। संसार की भाषाओं के दो प्रकार के वर्गीकरण हैं, आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरणों को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य रचना एवं रूप, रूप यानी पद, वाक्य रचना एवं रूप रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। तो यह आपका हो गया आकृति मूलक। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। किसने किया था? सबसे पहले आकृति मूलक वर्गीकरण प्रोफेसर स्लेगल। आकृति मूलक वर्गीकरण वंश वृक्ष यानी कि जो उसके ब्रांचेज हैं निम्न ढंग से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। भाषा को अयोगात्मक, योगात्मक में बांटते हैं और उसके बाद योगात्मक को 3 भागों में अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। उसके बाद इन तीनों को भी अलग अलग भागों में बांटते हैं। अश्लिष्ट को 4 भागों में बांटते हैं, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। इसके बाद श्लिष्ट को 2 भागों में बांटते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी को भी 2 भागों में बांटते हैं, संयोगात्मक, वियोगात्मक। उसी प्रकार बहिर्मुखी को भी 2 भागों में, संयोगात्मक, वियोगात्मक। इसके बाद प्रश्लिष्ट को 2 भागों में बांटते हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। आकृति मूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशिष्टताएं एवं उदाहरण इस प्रकार से हैं। जैसे अयोगात्मक भाषा यानी कि इसको एक अक्षर निर्वयव या स्थान प्रधान भाषा यह होती है। और जो इसकी विशिष्टताएं हैं, इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है, इसीलिए तो अयोगात्मक है। यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। जैसे इसका उदाहरण है चीनी, तिब्बती, बर्मी, सुदामी इत्यादि। दूसरा योगात्मक भाषा है। इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। योग है तो संयोग होगा ही, अयोग है तो संयोग नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपका कोई भी प्रमुख एग्जाम्पल नहीं है। अश्लिष्ट में आपका यह प्रत्यय प्रधान भाषा होती है, जैसे कि तुर्की। और अश्लिष्ट के अंदर जैसे काफिर, जुलू, संथाली, यह भी तो अश्लिष्ट ही है, लेकिन विशेष तौर पर पूछा जाए कि उसके अंदर कौन सी है विशेष, तो आपको बताना होगा कि कौन सा योगात्मक है। पूर्व योगात्मक है, मध्य, अंत या फिर पूर्वांत। पूर्व योगात्मक इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगता है, जैसे काफिर और जुलू। मध्य योगात्मक में क्या है? इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है, मध्य है, मध्य मतलब बीच में, तो यह आपका संथाली हो गया। अंत योगात्मक में इसमें क्या होगा? प्रत्यय अंत में लगेगा, जैसे कन्नड़। और पूर्वांत में इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व व अंत में दोनों में लगता है, पूर्व, अंत, पूर्वांत। जैसे कि मफोर इसका एग्जाम्पल है, मफोर भाषा। अब इसमें ख में आता है श्लिष्ट। इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। अंतर्मुखी में क्या होता है? इसमें प्रकृति व प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं। संयोगात्मक में क्या है? इसी के अंदर संयोगात्मक वियोगात्मक है, तो श्लिष्ट के अंदर जो अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी के अंदर संयोगात्मक है, संयोगात्मक इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता, जैसे कि अरबी। वियोगात्मक में क्या है? इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे कि हिब्रू।
और श्लिष्ट के अंदर ही बहिर्मुखी वाले में आपका क्या है, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगते हैं, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगते हैं, जबकि अंतर्मुखी में क्या था, बीच में लगते थे। तो यही अंतर है। और इसमें आपका बहिर्मुखी में संयोगात्मक में क्या है, इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है, जैसे कि संस्कृत लगा ही रहता है, जानते ही आप। वियोगात्मक इसमें प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। अब प्लस लिस्ट है, ग वाला प्लस लिस्ट में यह समास प्रधान भाषा है, जानते ही हैं। इसमें पूर्ण प्लस लिस्ट है और आंशिक है। तो पूर्ण में यह पूर्ण समास प्रधान भाषा है, जैसे कि चेरोफी। और आंशिक प्लस लिस्ट में क्या है, यह अंशतः समास प्रधान भाषा है, जैसे कि बास्क। तो यह आपकी वंश वृक्ष हो गया ऊपर, वंश वृक्ष। इसके बाद इसमें इसकी विशेषताएं दिया है, अलग अलग कौन कौन सा है, किसके अंदर कौन कौन सी भाषा है। अब देखते हैं पारिवारिक वर्गीकरण की, मतलब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु। पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या फिर ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न है: पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। क्या है, पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार क्या क्या होते हैं। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार इनमें से कौन नहीं है, तो आपका यही क्वेश्चन हो जाएगा। तो पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता यह आधार होता है। यही 6 बिंदु हैं। कौन कौन? पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। अगला पॉइंट क्या है, ध्यान देने वाली बात है कि विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विलियम फॉन हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या 13 मानी है और फ्रेडिस म्यूलर ने इसकी संख्या 100 मानी है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी गई है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, लेकिन निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों के तहत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी गई है। भोलानाथ तिवारी और हुम्बोल्ट, विलियम फॉन हुम्बोल्ट ने 13 मानी है, जबकि फ्रेडिस म्यूलर ने इसकी संख्या बहुत ज़्यादा 100 मान दी। 100 कैसे मान दिए, बहुत ज़्यादा मान दिए, लेकिन माने हैं तो माने हैं, लेकिन हमें मुख्य तौर से बस यही याद रखना है 4, 18। भोलानाथ तिवारी का भी याद रखिएगा, 13 माने हैं, लेकिन जो भौगोलिक तर्क निर्विवाद रूप से वही हमारे काम आएंगी। तो भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पे हम देख लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्र देखना जरूरी है, यह चार्ट ही याद रखिएगा। जैसे कि यूरेशिया, यूरोप और एशिया से मिलकर यूरेशिया बनता है। भाषा परिवार इनका क्या है, भारोपीय। भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय। दूसरा द्रविड़ परिवार है, काकेसी परिवार है, बुरुसस्की परिवार है, उराल अल्ताई परिवार है, चीनी परिवार है, जापानी कोरियाई परिवार है, अति उत्तरी यानी कि इसको हाइब इस्बोरी नाम से भी जाना जाता है। तो अत्युत्तरी या फिर हाइब इस्बोरी परिवार एक ही है, बास्क परिवार और सामी हामी परिवार। तो यहाँ पे आपके हो गए, इसमें 10 हो गए। यूरेशियाई परिवार में 10 भाषा परिवार हैं। अफ्रीका भूखंड दूसरा है, इसमें आपका 3 है, सूदानी, बंतू और होन्ते तोत बुस्मैनी। सूदानी परिवार, बंतू परिवार और होन्ते तेत बुस्मैनी परिवार 3 हो गए अफ्रीका खंड में। और जो ग का है उसमें है प्रशांत महासागरीय भूखंड, जो पृथ्वी का भौगोलिक क्षेत्र है उसी के आधार पर बांटा गया है। तो यूरेशिया यूरोप एशिया वाला हो गया, अफ्रीका भूखंड हो गया। प्रशांत महासागरीय भूखंड में आपका आ जाएगा 4 इसमें चीज़ें आएंगी: मलय पोलिनेशियाई परिवार, दूसरा पापुई परिवार, तीसरा ऑस्ट्रेलियन परिवार और चौथा दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार भी इसी में आ जाएगा। तो मलय पोलिनेशियाई यानी मलेशिया वाला क्षेत्र और पोलिनेशिया वाला मलय पोलिनेशियाई, पापुआ न्यू गिनी जो वो सब देश है ना वहीं वाला पापुई परिवार। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का क्षेत्र जो है ऑस्ट्रेलियन परिवार। ऑस्ट्रेलिया आपका है ना, ऑस्ट्रेलिया भूखंड आपका कॉन्टिनेंट। दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, तो इसमें 4 हो गए। तो और चौथा है अमेरिका भूखंड, इसमें अमेरिकी परिवार है, अकेला है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से तो याद होगा। तो 4 ये भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवार हो गए। 10 3 13, 13 4 17, 17 1 18, इसमें 10, इसमें 4, इसमें 3, सॉरी देखिए, इसमें 10 यूरोप एशिया में, अफ्रीका में 3, 13 हो गए। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में 4
17 और इसमें 1 18। तो भारोपी परिवार देखते हैं अगले भाग में। थोड़ा थोड़ा ही देखते हुए चलते हैं ताकि समझ में आए, बोरिंग भी ना हो। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए। इसके साथ ही आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, और लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए। अच्छा यदि लगाता है तो, काम का लगता है तो, यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें बताई जाएगी अपनी जानकारी के हिसाब से सही बताई जाएगी। कमेंट के माध्यम से आपको जैसा लगा बताते हुए चलते हैं। हो सकता है कहीं पे कुछ चीज़ें गलत हो तो वह भी आप बताते हुए चलें। तो आपके सुझावों का भी इंतज़ार रहेगा, और आपके सवालों का भी। आपके जो चीज़ें हैं वह आप बताते चलिए। मिलते हैं नए वीडियो में, मतलब इसी के आगे। जय हिंद, जय भारत।